कल हम लोग ने देखा था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे उत्तल दर्पण में दो स्थितियाँ होती हैं प्रतिबिंब बनने का। कल हम लोग ने एक स्थिति देखा था, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अगर जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब वस्तु यहाँ पे अनंत पे स्थित है, मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु स्थित है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो होगी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। जब वस्तु अनंत पे होती है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। देखो, वास्तव में ये किरणें जब परावर्तित हो रही हैं तो ये किरणें ऐसे होकर के जा रही हैं, ठीक है, इधर की साइड में जा रही हैं। चूंकि ये कभी मिलेंगी नहीं तो इसको क्या करते हैं कि पीछे तक बढ़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पे है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और यहाँ से उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इधर वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो उसी माध्यम वापस लौट जा रही है, तो ये क्या होगा कि जब इसको हम पीछे तक बढ़ाएंगे, इन किरणों को पीछे तक बढ़ाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी। आभासी ये हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी सीधा और वस्तु से और बिंदु आकार का बनेगा। बिंदु आकार का फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पे होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है, और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं पे वस्तु का अब आभासी सीधा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा और मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है।
लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, वस्तु रखी गई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसको u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वस्तु की जो दूरी होती है, ये मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपका वस्तु है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को, ये आपका ध्रुव रहा, तो ध्रुव और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को, ठीक है, कोई भी दूरी जो हम नापते हैं ये ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। कोई भी दूरी मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है इसको u से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, u से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये ध्रुव से बाएं साइड में है तो ये दूरी क्या रहती है, माइनस रहती है, ठीक है। इसमें भी अवतल दर्पण में भी देख लेते हैं, तो ये वाली दूरी जो होगी, वस्तु की जो दूरी होगी हम ध्रुव से मापेंगे, और ध्रुव से ये जो वस्तु की दूरी है इसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये ध्रुव से बाएं साइड में है इसलिए ये दूरी क्या होगी, माइनस। तो एक बात यहाँ समझने योग्य है कि वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा माइनस में मापी जाती है, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, दर्पण के बाएं साइड में होती है, इसलिए इसकी दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। और इसकी दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। इसकी दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, इधर यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इधर इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। तो कोई भी दूरी, हम प्रतिबिंब की जो दूरी मापते हैं ये हमेशा ध्रुव से ही मापते हैं। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं कि अगर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये फोकस से होकर के जाएगी, ये प्रकाश किरण इधर फोकस से होकर के जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, तो इससे ये यहाँ पे काटेगी। जब यहाँ पे काटेगी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा आपका। तो देख लेते हैं, ये ध्रुव से कोई भी दूरी हम ध्रुव से मापते हैं, तो ये प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इसको हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका भी रहा। तो भी क्या होता है आपका, प्रतिबिंब की दूरियां बदलती रहती है, प्लस में भी कभी हो सकती है, कभी माइनस में भी हो सकती है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन वस्तु की दूरी क्या होती है, बदलती नहीं है, ये हमेशा बाएं साइड में होती है, इसलिए हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। फोकस दूरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका है यप, और ये ध्रुव है। तो कोई भी दूरी हम ध्रुव से मापेंगे तो ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी, ये आपका फोकस दूरी हो जाएगा यप। फोकस दूरी क्या होगा, यप। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होगा, ये बाएं साइड में होगा तो ये ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तल दर्पण में, चूंकि इसका गोला जो होगा इस साइड बनेगा, इसका गोला इस साइड बनेगा, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इस साइड होगी, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड क्या होगा, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी को किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां लिख लेते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक अर्थात माइनस एफ, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक प्लस एफ होती है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी
ऋणात्मक होती है। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई को, ये आपका वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, इस कैपिटल एच, और प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही होगा आपका। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। ये होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, यहाँ से दो आपका मान अगर दिया रहेगा, यदि वस्तु की दूरी दी रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी दी रहेगी तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी दी रहेगी और फोकस दूरी दी रहेगी तो इस वस्तु की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगला देख लेते हैं, दर्पण की क्षमता। दर्पण की क्षमता, दर्पण की क्षमता यानी पावर क्या होता है आपका, पावर। देखिए, दर्पण की जो क्षमता होती है, दर्पण की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दर्पण की क्षमता फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो दर्पण की जो क्षमता होगी ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देख लेते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा आपका, ये P बराबर हो जाएगा 1/f। यदि ये किस में है, मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है तब। ठीक है, अन्यथा मीटर में दिया रहेगा तो ये 1/f होगा। यदि फोकस दूरी, यहाँ लिख लेते हैं, यदि फोकस दूरी, दूरी यानी यह सेंटीमीटर में है तब, सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा आपका, ये पावर P बराबर हो जाएगा 100/f। ठीक है, देखिए, दर्पण की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। दर्पण की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। देख लीजिए, दर्पण की क्षमता का मात्रक, ये क्या हो जाएगा आपका, डायोप्टर। ठीक है, क्षमता का मतलब ये होता है कि दर्पण जो है किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है, अर्थात जूमिंग पावर जो होता है, वो जूमिंग पावर को ही क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं दर्पण की। ठीक है, देखिए, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, देखिए, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। देखिए, ये हो जाएगा आपका m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई कितना, h। एक ये भी संबंध होता है इसमें, या ये हो जाएगा m बराबर h डैश बाई h बराबर हो जाएगा -v/u। ये भी आपका आवर्धन होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला रहा रेखीय आवर्धन का। जस्ट इससे पहले दर्पण का सूत्र देखे हैं। ठीक है, और क्षमता भी देख लिए हैं। ठीक है ना, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, फोकस इतने पे बनेगी। ठीक है, अगर इसको बढ़ाते चले जाएं तो फोकस क्या होती चली जाएगी, फोकस आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है,
फोकस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी इस तरह से, ऐसे बढ़ाते चले जाए अवतल दर्पण को इस तरह से, और ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक अगर सीधा इसको खींच देते हैं, ठीक है ना, और इधर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये अगर छोटा अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कम होगी, ये बड़ा अवतल दर्पण है तो इस तरह से घूमेगा तो इसका बड़ा वक्रता त्रिज्या बनेगा, तो आधे बनेगा तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। इस वाले का क्या होगा, इसका और ज्यादा होगा फोकस दूरी, इस वाले का और फोकस दूरी ज्यादा होगा। अगर इसको मान लेते हैं कि ये एकदम सीधा कर देंगे हम इसको, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी फोकस दूरी। तो ये देख रहे हैं कि समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। इसलिए इसकी क्षमता जो होती है, समतल दर्पण की क्षमता जो होती है P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर क्या लिखेंगे, 1/f, f का मान इनफाइनाइट है तो इसको डिवाइड करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसलिए समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। इसलिए जो वस्तु जैसी होती है वैसा ही उसमें दिखाई देता है, ना उसको बड़ा करके दिखाई देगा ना छोटा करके दिखाई देगा, जितना है उतना ही दिखाई देगा, यानी समान आकार का दिखाई देगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। देखिए देखिए ये आपका रहा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का मुख्य काम क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी गई है, अनंत पे अगर वस्तु कोई है तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो इस दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है कि किसी एक बिंदु पे फोकसित करती हैं। सूर्य जो है काफी दूर पे है, अनंत पे है, तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण जब इस अवतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका परावर्तन होगा, प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा। तो प्रकाश किरणों का परावर्तन होने के पश्चात वो क्या होगी, किसी एक बिंदु पे फोकस करेगी, किसी एक बिंदु पे क्या करेगी, फोकस करेगी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहां से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, किसी एक बिंदु पे क्या करेंगी, फोकस करेंगी, किसी एक बिंदु पे फोकस करेंगी, किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। बहुत सारी किरणें हैं यहाँ से, ये किसी एक बिंदु पे क्या कर रही हैं, फोकस कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये किरणें होकर के ऐसे, और ये परावर्तित होकर के देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें अनंत से होकर के आ रही हैं। तो अनंत से होकर जब आएंगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के कारण ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होगी, किसी एक बिंदु पर क्या होगी, फोकसित होगी। तो ये अवतल दर्पण का मुख्य काम क्या होता है कि प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पे फोकसित करता है, अर्थात उसको बटोरता है, किसी एक बिंदु पे क्या करता है, केंद्रित करता है, अर्थात बटोरता है। तो इस प्रकार के दर्पण को जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पे फोकसित करता है, इस प्रकार के दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका उपयोग क्या है, मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या है। देखो इसका मेन काम है प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करना, अर्थात बटोरना। तो इसका उपयोग पहला होगा आपका टार्च में, टार्च में इसका उपयोग करेंगे। देखिए टार्च में इसका उपयोग क्यों,
देखिए ये बल्ब है और ये टार्च है आपका, ठीक है, ये आपका टार्च है, ठीक, और ये बल्ब है। तो बल्ब से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्रकाश किरणें जो बल्ब से निकलेंगी तो यहाँ पे टकराएंगी, टकरा करके क्या होंगी, ऐसे जाएंगी, ये टकरा करके क्या होंगी, परावर्तित होंगी, तो परावर्तित होकर ऐसे घूम जाएंगी। अब यहाँ से देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, इस पर टकराएंगी और ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे फोकस करेगा। यहाँ से प्रकाश किरण निकलेंगी, यहाँ फोकस कर देगा। यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, इधर फोकस करेगा। यहाँ से प्रकाश किरण निकलेंगी, इधर क्या करेगा, फोकस कर देगा। अब यहाँ से देखिए जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेंगी, जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेंगे सभी के सभी क्या होंगी, एक बिंदु पे फोकस करेंगे, सभी के सभी क्या होंगे, किसी एक बिंदु पे फोकस करेंगे। ये सीधे निकल जाएगी इधर से, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये मेनली प्रकाश किरणें क्या करेंगी, ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, तो इससे प्रकाश किरणें जब निकलेगी तो ये जो होगा आपका जो ये कटोरी नुमा है, तो ये क्या काम करेगा, ये अवतल दर्पण की भांति काम करेगा। इस पे पॉलिश किया रहता है, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण की भांति काम करेगा। तो ये इस पे जब टकराता है, जब ये टकराता है तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करता है, किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, केंद्रित करेगा, किसी एक पॉइंट पे जब क्या करेगा, केंद्रित करेगा। तो जब किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करेगा तो क्या होगा, जब टार्च हम मारते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करता है, तो वहां का भाग जो होता है काफी अस्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, टार्च में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करेंगे, टार्च में करते हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा किसमें करते हैं दूसरा जो होता है प्रज्वलक के रूप में करते हैं, प्रज्वलक। अब प्रज्वलक क्या होता है समझ लीजिए, पहला था टार्च के रूप में, टार्च में, दूसरा हो जाएगा आपका प्रज्वलक कांच के रूप में, प्रज्वलक कांच के रूप में कैसे करते हैं, देखिए ये मान लेते हैं कि कोई उत्तल दर्पण की जैसा कांच है, सॉरी अवतल दर्पण की जैसा कांच है कोई, इस तरह से इधर पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर देंगे इधर। देखिए तो सूर्य से चलने वाली जो किरणें होगी बिल्कुल क्या होंगी, इधर से सूर्य से चलने वाली जो किरणें होगी, सूर्य काफी अनंत पे है, तो अनंत पे होने के कारण सूर्य की किरणें क्या होगी, समांतर चलेंगी। तो जब समांतर इस तरह चलेंगी तो किसी एक बिंदु फोकस करेंगी, समांतर चलेगी तो किसी एक बिंदु पे क्या होगी, फोकसित होंगी, ये किसी एक बिंदु पे फोकसित होगी। तो किसी एक बिंदु पे जब फोकसित करेगी तो यहां का जो देखिए ये क्या करेगा, देखिए आपका ये प्रज्वलक कांच है जो कैसा है, अवतल दर्पण की भांति है, अवतल दर्पण की भांति है। तो यहां से प्रकाश किरण समांतर चलेंगी, तो समांतर जब प्रकाश किरण चलेंगी तो इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पे फोकसित होंगी, किसी एक बिंदु पे फोकसित होंगी। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे कोई कागज वगैरह रखेंगे, कोई ऐसा पदार्थ रखेंगे, तो यहाँ पे ऊष्मा ज्यादा होगी, हीट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सभी के सभी प्रकाश किरणें क्या होगी, किसी एक बिंदु पर फोकसित कर रही है, तो यहाँ पे हीट क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो ज्यादा हीट होने के कारण ये क्या होगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा ज्यादा समय तक, तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट होकर के जलने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हम प्रज्वलक के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, इसका उपयोग हम सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में, सोलर कुकर में देखिए सोलर कुकर कैसे काम करता है, यहाँ पे एक रहेगा बड़ा सा अवतल दर्पण, यहाँ अवतल दर्पण रहेगा। अब होगा क्या कि प्रकाश किरणें जो आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी ये, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आपतित होगी किरणें तो किसी एक बिंदु पे फोकसित होंगी, किसी एक बिंदु पे फोकसित होंगी सारी की सारी। देखिए तो जब ये किसी एक पॉइंट पे फोकसित होंगी ये किरणें, ये किरणें किसी एक पॉइंट पे क्या होंगी, फोकसित होंगी, इस पॉइंट पे फोकसित होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे हम कुकर रख देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे कुकर रख देंगे,
यहाँ पे कुकर जब रखेंगे तो ये सारी की सारी किरणें क्या होगी, इस कुकर पे पड़ेंगी, और जब कुकर पे पड़ेंगी तो ये क्या होगी कि ये कुकर हीट होगा। अब हीट होगा तो ये क्या होगा, इसमें जो भी भोजन रहेगा वो क्या होगा, पकने लगेगा। देखिए ऐसा क्यों होता है कि ये सारी किरणें जब परावर्तित होकर के आ रही हैं इस दर्पण से, ये अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के आ रही हैं, ये किरणें सारी की सारी क्या हो रही है, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के आ रही हैं। तो जब परावर्तित होकर के आएंगी तो सारी की सारी किरणें किसी एक ही पॉइंट पे फोकसित होंगी, एक पॉइंट पे फोकसित होगी तो उसमें ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी। हीट जब ज्यादा होगी तो उसी के कारण, हीट के कारण ये क्या होता है, कुकर में खाना जो भी आपका खाद्य पदार्थ रखा रखा रहेगा ये क्या होगा, पकने लगेगा। ठीक है, तो हम किस में प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। देखिए अगला देख लेते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा इमेज जो होती है, इमेज जो होती है छोटा से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा इमेज जो होती है छोटा से क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे इमेज को, छोटे को ये क्या करता है, बड़ा बनाता है, ये बड़ा बनाएगा। ठीक है, इमेज को क्या करेगा, ये इमेज को यानी प्रतिबिंब को ये क्या करता है, छोटा से बड़ा बनाता है। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, सेविंग में करेंगे। सेविंग यानी दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। देखिए जब हम दाढ़ी बनवाते हैं, ये सेविंग करते हैं, तो ऐसे जब सामने रहते हैं तो एक एक बाल उसमें दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो बड़ा जब दिखेगा तो एक एक बाल दिखेगा तो आसानी से क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी दाढ़ी वाड़ी बना लेते हैं। ठीक, अब इसका उपयोग क्या करते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, 5वां नंबर देख लीजिए, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर जो नाक कान और जो गला के जो डॉक्टर होते हैं, तो क्या करते हैं कि इनको अगर कान में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो अंदर इसको चेक करना होता है, तो इसी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसी अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है कि अगर कोई वस्तु बहुत छोटी अगर अंदर है, कोई फुंसी वगैरह है, तो उसको ये बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, नाक में भी अंदर कोई कुछ चेक करना रहेगा तो इस अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गले में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी क्या करते हैं, इसको अंदर चेक करने के लिए क्या करेंगे, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं ये डॉक्टर। समझ गए। और क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है। जो ऑपरेशन थिएटर में जो लाइटें जलती हैं, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन जब किया जाता है तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे करके ऊपर से ऐसे लाइटें जो जलती है, उस लाइट जो होती है, छोटे छोटे जो लाइट होती है, कई पार्ट में बटी होती है, तो उस छोटे छोटे लाइटों में भी क्या होता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है ना, तो ऑपरेशन थिएटर में जो लाइटें जलती हैं उसमें भी अवतल दर्पण लगाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में भी क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है ना, अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका रहा उत्तल दर्पण। देखिए सूर्य जो है काफी दूर है, अनंत पे है, मान सकते हैं ऐसा। तो सूर्य से चलने वाली किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो आपतित होती हैं तो ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ये उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। देख लेते हैं प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आपतित होंगी। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देगा, परावर्तित करेगा ऐसे।
तो आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, ये बिखर जा रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, फैल जा रही है। ठीक है, यानी फैल जा रही है यानी बिखर जा रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपसरित होना। प्रकाश किरणों का क्या होना, अपसरित होना। तो ये उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को फैला रहा है अर्थात अपसरित कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैला रहा है अर्थात अपसरित कर रहा है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो यहां से देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है इसके प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है ना, तो इसका पहला उपयोग जो होते हैं स्ट्रीट लाइट में करते हैं। इसका पहला उपयोग कहां पर करते हैं, स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, स्ट्रीट यानी गली की जो लाइटें होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। यहां पे मान लेते हैं इस तरह से, देखिए ये आपका उत्तल दर्पण की भांति ये यहाँ पे एक प्लेट लगा होता है, जो कि क्या होता है, इधर पीछे से पॉलिश किया होता है। पीछे से इधर क्या किया जाता है, पॉलिश, ये पॉलिश किया जाता है पीछे से। ठीक है, ये पीछे से जब पॉलिश कर देंगे तो इसमें बल्ब लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बल्ब लगे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, या फिर एक ही बल्ब लगा रहेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे रहेंगे या फिर एक ही बल्ब लगा रहेगा। तो बल्ब अगर मान लेते हैं कि एक ही लगा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है, इस तरह से करके एक बल्ब लगा है इधर। तो ये क्या करेगा कि इस पे जब प्रकाश किरणें पड़ेंगी, इस पे जब प्रकाश किरणें पड़ेगी तो इसको क्या करेगा, बिखेर देगा। इस पे जो प्रकाश किरणें पड़ेगी इसको क्या करेगा, बिखेर देगा। चारों चारों दिशाओं में इसको क्या करेगा, बिखेर देगा। यहाँ पे पड़ेगा तो इसको ऐसे बिखेर देगा, ऐसे ये बिखेर देगा। इसको क्या करता है, ये बिखेर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका, जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, स्ट्रीट यानी गली की जो लाइटें होती हैं, गली की जो लाइट होती है, ठीक है, तो गली की लाइट जो होती है, इस गली की लाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का जब उपयोग करेंगे तो ये प्रकाश किरणों को फैला करके देगा, तो चारों तरफ क्या होता है, उजाला रहता है। ठीक है, जो गली की जो लाइटें होती हैं उन लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, अपसरित कर देता है, तो चारों तरफ क्या रहता है, उजाला रहता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गली की लाइटों में, गली की लाइटों में। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जो स्टेडियम होते हैं, स्टेडियम में भी इसका उपयोग करते हैं। स्टेडियम की जो लाइटें होती हैं, स्टेडियम की जो भी लाइटें होती हैं, तो उस लाइटों में भी क्या होता है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैला करके देता है, और चारों तरफ स्टेडियम में चारों तरफ क्या रहता है, उजाला रहता है। तो स्टेडियम में भी इसका उपयोग, स्टेडियम, स्टेडियम की लाइटों में, की लाइटों में, ठीक है, स्टेडियम की लाइटों में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा देख लेते हैं। ये प्रकाश देखिए ये क्या करता है कि बड़े वस्तु का ऑब्जेक्ट जो होता है छोटा बनाता है, सॉरी, बड़े वस्तु का इमेज जो होता है ये छोटा बनाता है। बड़ा अगर कोई वस्तु रहेगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, छोटा। तो जब छोटा इमेज बनाएगा तो जो गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ी की जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर जो होते हैं, उन साइड मिरर में भी किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ियों के साइड मिरर में, मिरर में
देखिए गाड़ियों के, देखो यहाँ पे गाड़ियों के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में। तो साइड मिरर में जो होती है, तो यदि कोई ट्रक वाला है या फिर कोई कार वाला है, तो पीछे की जो भी गाड़ियां वगैरह आ रही है, तो बहुत ज्यादा संख्या में जब गाड़ियां आती हैं पीछे से, तो उतना छोटा सा मिरर होता है, लेकिन उसमें सारे की सारी क्या होती है, बाइकें गाड़ियां वगैरह उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, इमेज को छोटा बनाता है। इमेज को क्या करता है, छोटा बनाता है। तो छोटा जब बनाएगा तो सारी की सारी गाड़ियां उसमें क्या होगी, दिखाई दे देंगी। इसलिए साइड मिरर में जो है हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। ये आपका रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, चाहे जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर जो भी कुछ गड़बड़ी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा।